हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वीबीटी को स्ट्रीम किया था, यानी कि वीबीटी की प्रैक्टिस कर ली है पूरी। एंड हमने देखा कि वीबीटी में बहुत ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एक जबरदस्त लिमिटेशन है, ठीक है ना। अपने पिछले लेक्चर में जिसमें हमने लाइव स्ट्रीम किया था और काफी ज्यादा एग्जांपल्स किए थे, उसमें 9th एग्जांपल याद करिए जिसमें कॉपर का एग्जांपल था। वो बहुत तगड़ा एक्सेप्शन था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पीछे 4p में चला गया है, 3d का इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p। इस तरीके के जो एक्सेप्शंस हैं वो ये बात बताते हैं कि वीबीटी इज एक्चुअली नॉट द प्रॉपर थ्योरी जिसने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के शेप्स के बारे में बताया। फाइन, तो हमारे पास एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पर जैसे कि बीबीटी ने भी अपना काम शुरू करते टाइम काफी ज्यादा अजम्पशंस लिए थे, ऐसे ही सीएफटी के अंदर भी काफी ज्यादा अजम्पशंस हैं। लेट्स हैव सम अजम्पशंस। जो जो अजम्पशंस सीएफटी के अंदर लिए गए हैं सो दैट इसकी थ्योरी पढ़ी जा सके। फाइन, सो अजम्पशन नंबर 1। तो सबसे पहले तो सीएफटी ने यह माना कि मेटल एंड लिगेंड, देखिए मेटल के पास लिगेंड आके लग रहा है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। फाइन, मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड आर पॉइंट चार्जेस एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक attractions between them। मतलब जो हम आज तक ये मानते आ रहे हैं कि उसने लोन पेयर दिया है, दिया लोन पेयर ही है, पर हम उनके बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम एक पॉइंट चार्ज है, लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज है, यानी कि ये कोई चार्ज बॉडी है, ये भी कोई चार्ज बॉडी है। इनके बीच में किसी न किसी तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस या रिपल्शंस हैं। क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, हम सेंट्रल मेटल एटम को भी एक चार्ज मान रहे हैं एंड लिगेंड को भी एक चार्ज मान रहे हैं। देखेंगे इससे क्या चीज निकल के आती है। सेकेंड थिंग, स्प्लिटिंग ऑफ degenerate d orbitals will be there. No splitting of s and p stations। तो यहाँ कुछ शब्द ध्यान देने वाले हैं। पहली बात तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है ना। फाइन, स्प्लिटिंग होगी डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की। पहले तो डीजेनरेट का मतलब समझिए। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। हम मान के चलते हैं कि डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हम मान के चलते हैं कि डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं वो पांचों के पांचों नेचर में क्या है, डीजेनरेट हैं, पर उनकी इसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, ठीक है ना। स्प्लिटिंग होगी जब कोई ना कोई लिगेंड आएगा, उसकी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, पर ये असम्पशन लेना है कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, एस और पी की स्प्लिटिंग नहीं होगी। कोई दिक्कत? ये असम्पशन तो नहीं ले सकते, पर याद रखना है सीएफटी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताता है। सीएफटी डज नॉट टेल अस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, पर हम ये सारी की सारी चीजें निकाल लेंगे, जितनी भी चीजें उसमें नहीं निकली थी, या हाइब्रिडाइजेशन भी जो उसमें निकला हुआ था, ये सब कुछ सीएफटी के अंदर हम निकाल पाएंगे। मेजरली यार इन दो चीजों का ध्यान रखना है, 1 और 2। फाइन, फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड को हम पॉइंट चार्जेस मानेंगे एंड इनके बीच में कुछ ना कुछ जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस निकलेंगी वो निकालेंगे। क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज डी के ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट मानते हैं, यानी कि पहले
जब तक कोई लिगेंड नहीं आया है तब तक हम सेंट्रल मेटल एटम के जो डी के पांचों ऑर्बिटल हैं हम उनको मानते हैं कि ये सेम एनर्जी के हैं, पर जैसे ही लिगेंड आएगा इनकी हो जाएगी स्प्लिटिंग। फाइन, कोई दिक्कत? एंड ऐसी स्प्लिटिंग हम एस और पी के लिए नहीं करेंगे, ये असम्पशन ध्यान में रखना है। फाइन, कोई भी दिक्कत? नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं CFSE फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए करेंगे, फिर 4 के लिए करेंगे, वैसे ही जैसा VBT के अंदर किया था। लेट्स हैव द CFT कंसेप्ट फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बहुत ध्यान दे के समझने की जरूरत है। लेट्स हैव इट। So let's have the concept for Cn is equal to 6। कंपाउंड जो हम ले रहे हैं CONH3 6Cl3। फाइन, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। कोबाल्ट +3 आ जाएगा यहाँ पे, हमें इन चीजों के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, अब हमें सब कुछ आता है। कोबाल्ट इज +3, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट का नंबर होता है 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। एंड अगर हम कोबाल्ट +3 बनाएं तो ये क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। एंड क्योंकि ये 0 हो गया है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? नाउ अब यार ये डी के आए 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके के हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन, ध्यान देंगे जरा, ये 4s खाली पड़ा है, ये 4p खाली पड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके से 4d पड़ा है, हमारे पास बहुत कुछ खाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि इधर वाले इनर ऑर्बिटल यूज होने वाला है या आउटर ऑर्बिटल, VBT में हमने पढ़ा होगा, पर आज हमें इसे CFT से प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये मैंने थ्री डी ले लिया एंड इस साइड मेरी क्या है एनर्जी, यानी कि जैसे जैसे मैं अपलिफ्ट करता जाऊंगा चीजों को, इसका मतलब मेरी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना। मैं ये बेसिकली वाई एक्सिस पे क्या कर रहा हूं, एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये सबसे पहले मेरा 3D है, जिसमें 3D में मेरे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से पड़े, ठीक है ना। इस टाइम पे मेरा कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट +3। कोई भी दिक्कत? मैं आगे बढ़ने से पहले पूछ रहा हूं, कोई भी दिक्कत? ठीक है ना। अब कोई भी दिक्कत है तो यार इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, यहां तक बहुत सेफली पहुंच जाइए। देखो मैं यहाँ पे डी के पांचों ऑर्बिटल लिख देता हूं, ठीक है ना। हमारे पास डी के जो पांचों ऑर्बिटल हैं वो है DXY DYZ DZX DX2 - Y2 एंड DZ2। देखो अब इसके पास 6 लिगेंड आएंगे, वो 6 के 6 लिगेंड कौन है, अमोनिया। लिगेंड आगे क्या करता है आप सोचिए, लिगेंड क्या है, लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन रिच आदमी है, मानते हो ये बात। लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन रिच आदमी है, फाइन। तो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन रिच आदमी है। अरे यहां से तुम्हें नहीं दिख रहा इलेक्ट्रॉन रिच, तो मेरी नजर से देखो, यहां देखो 3D में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अरे वो भी आके इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, इधर भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स। अब अजम्पशन नंबर 1 याद करो, हम दोनों को पॉइंट चार्जेस मान रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड भी क्या देने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। सिस्टम स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है ना। याद है ना एग्जांपल मेरी, मैंने बहुत बार समझाया है। देखो राम खड़ा है,
राम खड़ा है एक टावर पे, श्याम खड़ा है ग्राउंड पे, किसकी एनर्जी ज्यादा है? राम की एनर्जी ज्यादा है, वो mgh हाइट से ज्यादा एनर्जी पे खड़ा है। पर स्टेबल कौन है? स्टेबल श्याम है, जो पहले ही नीचे है, ठीक है ना, जो गिरा हुआ है, काफी गिरा हुआ है, ठीक है, वो गिरा हुआ इंसान नहीं, गिरा हुआ यानी कि पहले ही नीचे है। जो कम एनर्जी वाला बंदा होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। राम ज्यादा एनर्जी वाला ऊपर है, अनस्टेबल है, गिरने का डर है उसे, ठीक है ना, दैट इज अनस्टेबल। फाइन। तो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का भरा हुआ ऑर्बिटल है उसके पास, या सबशेल है। लिगेंड भी क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अल्टीमेटली क्या होगी? रिपल्शंस। अल्टीमेटली क्या होनी है? रिपल्शंस। एंड रिपल्शन से सिस्टम क्या बनता है? अनस्टेबल। रिपल्शन से सिस्टम बनता है अनस्टेबल, यानी कि हाई एनर्जी। यानी कि ये सारे का सारा रिलेटिवली अप हो जाएगा। एंड मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे ये क्या है? यहां पे ये है कोबाल्ट NH3 6 प्लस। पहले तो एक बात समझिए, यहां ये सिर्फ कोबाल्ट था, यहां ये कोबाल्ट NH3+6 के इफेक्ट में आया हुआ है, यानी कि, या फिर ये कह सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हैं, +6 लीगेंड्स आ गए। 6 लीगेंड्स आने के कारण सिस्टम में रिपल्शन आ गया है। रिपल्शन आने के कारण, रिपल्शन क्यों आया? देखो लीगेंड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोबाल्ट +3 के पास भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। हम अजम्पशन मान के चले हैं दोनों का पॉइंट चार्जेस है, दोनों चार्ज बॉडीज हैं, या दोनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज कंसीडर करेंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच है, सिस्टम में रिपल्शन आ गया। रिपल्शन आने के कारण ये चला गया ऊपर, रिपल्शन आने के कारण ये चला गया ऊपर। इज दैट थिंग क्लियर? ऊपर जाने का मतलब क्या है? इसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो गई, यानी कि सिस्टम अब रिलेटिवली अनस्टेबल हो गया, यानी कि अब यहाँ पे 6 लीगेंड लगे हुए। क्लियर? अब असम्पशन नंबर 2 याद करिए, हमने क्या बोला था? डी का हो जाएगा स्प्लिटिंग। डी का हो जाएगा स्प्लिटिंग। लो जी, स्प्लिटिंग बना लेते हैं। स्प्लिटिंग में बेसिकली क्या है कि ये बोला जाता है कि जो दो लोग हैं उनकी तो एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी, जबकि 3 लोगों की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखिए, पांचों ही ऑर्बिटल, 2 ये और 3 ये, इससे तो ऊपर ही बनेंगे, बिकॉज पांचों को ही कोई ना कोई रिपल्शन तो मिला ही मिला है। पांचों ऑर्बिटल्स को कोई ना कोई रिपल्शन तो मिला है, तो इससे तो ऊपर ही बनेंगे, इस लेवल से तो। हाँ, ये 3 को रिपल्शन कम मिला है, 2 को रिपल्शन ज्यादा, इस बात को सोचते हैं। लो, हमें कोई बंदा पकड़ना है, ठीक है ना, कोई चोर पकड़ना है या कोई बंदा पकड़ना है, और 6 लोग हैं हम लोग 6 लोग हैं और एक बंदा पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक बंदा लेफ्ट से आ जाए, एक राइट से आ जाए, एक आगे से आ जाए, एक पीछे से आ जाए, एक ऊपर से आ जाए, एक नीचे से धरती पाड़ के निकल जाए। ये सबसे बढ़िया तरीका है जिससे वो बंदे को पकड़ा जा सकता है। वो बंदा सीधा भागे तो सामने से एक बंदा आ जाए अपना, इधर भागने लगे इधर से बंदा आ रहा है, इधर भाग रहा है तो इधर से बंदा आ रहा है, पीछे की तरफ जाने लगा तो पीछे से बंदा आ रहा है। उसने सोचा मैं छलांग मार के धूम 2 बन जाता हूं, ऊपर चला जाता हूं। अरे शक्तिमान थोड़ी है यार वो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, कोई सुपरमैन शक्तिमान आयरन मैन नहीं है वो कि ऊपर चला जाएगा। उसको भाई चलो मान लिया कि ऊपर चला जाए, पर अपना तो एक बंदा ऊपर से भी आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको लगा कि मैं धरती पहाड़ के नीचे निकल जाऊंगा, और एक बंदा नीचे से भी आ रहा है। तो यानी कि अगर किसी बंदे को पकड़ना है और आप 6 हो तो सबसे बेस्ट क्या बनता है कि एक बंदा एक्स एक्सिस से आ रहा हो, एक माइनस एक्स एक्सिस से आ रहा हो, एक वाई एक्सिस से आ रहा हो, एक माइनस वाई एक्सिस से आ रहा हो, एक जेड एक्सिस से आ रहा हो, एक माइनस जेड एक्सिस से आ रहा हो, जिससे आप उस पर सबसे बढ़िया अटैक कर सकते हो। अब यहां सोचिए, यहां क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। सेंट्रल मेटल एटम पे आगे 6 लिगेंड्स ने लगना है, सेंट्रल मेटल पे आगे 6 लिगेंड्स ने लगना है, तो क्या होगा? एक इधर से आ जाए, 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 एक पीछे से आ जाए। यही सबसे बेस्ट तरीका है ना, यही तो सबसे बेस्ट तरीका है, इजंट इट? सोच के देखिए, देखो ये समझिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा है ना यार। ये मान लो बीच में सेंट्रल मेटल, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया। बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है।
यानी कि अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं, अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं तो वो कहां से आते हैं, एक्सिस से आए तो बेस्ट है, ठीक है ना। इफ 6 लिगेंड्स आर अटैकिंग, ठीक है ना, मेरे पास यार जगह बहुत कम है, अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं तो वो कहां अटैक करेंगे, ऑन द एक्सिस, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, इन पांचों में कितने लोग एक्सिस पे, इन पांचों में कितने लोग एक्सिस पे हैं, लेट मी मेक इट। सबसे पहला dxy, दिस इज dxy, क्या ये एक्सिस पे है, नहीं, ये एक्सिस से 45 डिग्री पे है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये dxy बन गया। क्या ये एक्सिस पे है, नहीं, yz के लिए ये हो गया, ये yz आ गया। क्या ये एक्सिस पे है, नहीं, zx के लिए ये zx बन गया। क्या ये एक्सिस पे है, नहीं। अब आ जाओ इस पे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, xy, दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये एक्सिस पे है, यस, एंड dz स्क्वायर, ये z एक्सिस है, क्या ये एक्सिस पे है, यस, यानी कि ये दो लोग ऐसे हैं जो एक्सिस पे हैं, जबकि ये तीनों लोग एक्सिस पे नहीं हैं। इज दिस थिंग क्लियर, ये दो लोग जो हैं वो एक्सिस पे हैं, ये तीनों लोग एक्सिस पे नहीं हैं, समझ आई ये बात, ये दोनों लोग एक्सिस पे हैं, ये तीनों लोग एक्सिस पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे जब 6 लिगेंड आगे रिपल्शन करेंगे, यहां जब 6 लिगेंड आगे रिपल्शन करेंगे, 6 लिगेंड कैसे आ रहे थे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, तो वो किसको रिपल्शन ज्यादा करेंगे, एक्सिस वालों को या नॉन एक्सिस वालों को, एक्सिस वालों को, क्योंकि लिगेंड भी एक्सिस पे आ रहा है, एंड ये लोग भी इलेक्ट्रॉन्स के भरे हुए ऑर्बिटल्स, ये डी के इलेक्ट्रॉन्स के यार ये है, ये डी के 5, ये है डी के 5, सब में इलेक्ट्रॉन्स है, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, बताओ जरा, किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, कौन से ऑर्बिटल को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, ऑर्बिटल को उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा जो एक्सिस पे है। और अगर एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को ज्यादा मिलेगा तो ये देखो, दो तो मैंने ऊपर कर दिए, 3 कर दिए नीचे, बिकॉज इन तीनों को रिपल्शन क्या मिलेगा, कम, पर हालांकि मैंने ये एवरेज बना दिया बीच में, ठीक है ना, तो इसे क्या कह सकते हैं हम, इसको तो बेसिकली या तो बेरी सेंटर कहते हैं, ठीक है ना, या एवरेज एनर्जी सेंटर कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको तो मैं रेस कर देता हूं, मतलब समझ गया पहले तो, ठीक है ना, ये एवरेज एनर्जी, देखो इस चीज का मतलब समझो पहले तो, कि डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उसमें 2 एक्सिस पे हैं, 3 एक्सिस पे नहीं है, 3 एक्सिस के 45 डिग्री पे हैं, जो दो लोग एक्सिस पे हैं उन्हें रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, बिकॉज लीजेंड्स आर आल्सो अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। या तुम जा रहे थे सीधा सीधा और सीधा ही किसी के साथ टक्कर हो गई तो ज्यादा चोट लगेगी ना, और अगर तुम जा रहे थे और वो चोट साइड से होकर निकल गई है तो रिलेटिवली चोट कम लगेगी, तो वही फंडा है। अब लीगेंड भी एक्सिस पे आ रहा था, ये दो ऑर्बिटल भी एक्सिस पे थे, तो इनको तो सीधा सीधा रिपल्शन मिली ना, इनको सीधा सीधा रिपल्शन मिली तो ज्यादा रिपल्शन मिली, जबकि इन 3 लोगों को रिलेटिवली रिपल्शन क्या मिली, कम। अब इन दो लोगों को अगर ज्यादा रिपल्शन मिलेगी तो ये ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, एंड इन 3 लोगों को अगर कम मिलेगी तो ये 3 नीचे हो जाएंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। एंड 2 को बोला जाता है ईजी ऑर्बिटल्स, एंड 3 को बोला जाता है T2G ऑर्बिटल्स। 2 को क्या बोला जाता है, Eg, एंड 3 को क्या बोला जाता है, T2G। एंड इन दोनों के डिफरेंस को, इनके बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है इसे बोला जाता है डेल ओ, यानी कि CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड O का मतलब है फॉर ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। फाइन, ये तो क्लियर ही है, बिकॉज 6 क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल होता है, इतना तो हमें पता ही है, चाहे D2sp3 बन जाए चाहे sp3d2 बन जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहाइड्रल, ये बात में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। तो ये CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी,
कोई भी दिक्कत ना, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। एक और बात देखेंगे, ये जो ऊपर से और ये जो नीचे है ये कितना कितना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये 5 है, टोटल 5 है ना, ये 2 हैं और ये 3 है। तो किस तरीके से बांटेंगे, ये +3/5 आ जाएगा डेल ओ, एंड ये -2/5 आ जाएगा डेल ओ। सोच के देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा। ये +3/5 +3/5 टोटल कितना हो गया, +6/5 डेल ओ, ठीक है ना, +1.2 डेल ओ बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये -2/5 -2/5 -2/5, ये भी कितना आ गया, -6/5 डेल ओ। तो एक बात और, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। बेरी सेंटर से ये वाले ऑर्बिटल्स ईजी ऑर्बिटल्स कितना ऊपर है, 3/5 ऑफ द डेल ओ, ठीक है ना। एंड बेरी सेंटर से ये कितना नीचे है, 2/5। प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ यही है, प्लस का मतलब ये ऊपर है, माइनस का मतलब है ये नीचे, ठीक है ना। प्लस का मतलब ये ऊपर है 3/5। यार बड़ी सिंपल सी बात है, ये दो लोगों ने 3-3 सीढ़ियां चढ़ी एंड ये 3 लोग 2-2 सीढ़ियां नीचे आ गए। दो लोगों ने 3-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, 3 लोग 2-2 सीढ़ियां नीचे आ गए, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये 3/5 डेल ओ आ गया है एंड ये -2/5 डेल ओ आ गया है। कोई दिक्कत, क्लियर। ये तो हम कर देते हैं इरेज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडा क्लियर है, ये फंडा क्लियर है यहां तक ना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ने के लिए इसको क्या कर दूं, इरेज। ये बात तो क्लियर है ना, इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं रिकॉल कर दूं, यहां कोबाल्ट +3 के D6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3D6 था ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भरे हुए हैं, यहां अगर 6 लिगेंड्स आएंगे तो ये एनर्जी लेवल रिलेटिवली अप हो जाएगा। एंड हम अभी तक सिर्फ ये सॉल्व कर चुके हैं कि ये जो 6 लिगेंड्स आएंगे, तो 6 लिगेंड्स आते हैं एक्सिस पे, एक्सिस पे आने के कारण वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पे हैं वो ऊपर चले जाएंगे, वो जो एक्सिस पे नहीं है वो रिलेटिवली कम रिपल्शन होगी, तो एनर्जी उनका क्या रहेगा, कम। हालांकि इन दोनों का एवरेज एनर्जी सेंटर ये बना हुआ है, ये पड़े हैं 5 के 5, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली कौन कौन है, dx² - y² एंड dz², ये है dxy yz एंड zx। कोई दिक्कत ना। यहां एक नया कंसेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। फाइन, मैं इसको फिल करता हूं। 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का फंडा है। देखिए फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन 3 तक तो भर जाएंगे ना, 3 तो यहां भर गए। चौथे का मुद्दा है, यहीं भरूं या ऊपर लेके जाऊं, यहीं भरूं या ऊपर लेके जाऊं। तो इसके लिए फंडा है, इफ डेल ओ ग्रेटर देन पेयरिंग, P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी। P क्या होता है, P बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी को, ठीक है ना। अगर तो ये जो डेल ओ है यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो स्प्लिट हो रखी एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू पेयरिंग के, ठीक है ना। देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, यानी कि ये बन जाएगा T2G4 EG0, ठीक है ना। बट इफ डेल ओ लेस देन P देन नो पेयरिंग एंड T2G के 3 भरने के बाद EG के अंदर 1 आ जाएगा। ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, इसको याद करना है। याद तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा। मान के चलो ना, अगर ये सीढ़ी काफी बड़ी है तो चौथा बंदा जंप नहीं कर पाएगा, पहले यहां सारे जोड़े पूरे हो जाएंगे, फिर 5वां 6वां 7वां, फिर हम सॉरी चौथा 5वां 6वां एंड देन 7th इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे जब सब कुछ भर जाएगा। अगर ये सीढ़ी काफी बड़ी है, ठीक है ना, अगर ये सीढ़ी काफी बड़ी है, इतना पहाड़ हम नहीं चढ़ सकते,
तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा, पांचवा यहीं आ जाएगा, छठा यहीं आ जाएगा, फिर सातवां यहां आएगा। पर अगर ये सीढ़ी छोटी है, अगर ये पहाड़ छोटा है, अगर ये डेल्टा ओ छोटा है, देखिए अगर ये डेल्टा ओ छोटा है तो क्या होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। T2G में 3 हो चुके हैं, 1 2 3 T2G में 3 हो चुके हैं, EG में आएगा अगला इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, नहीं तो T2G में ही आएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर ये काफी बड़ा है तो, और अगर ये काफी बड़ा नहीं है तो EG में आएगा एक इलेक्ट्रॉन। फाइन, समझ आई ये बात। अब सोचना ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहाड़ आएगा या छोटी सी सीढ़ी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेल्टा ओ जो बनाया है, डेल ओ जो बनाया है, CFSE जो बनाया है, ये पहाड़ आएगा या छोटी सी सीढ़ी, हमें कैसे पता चलेगा। तो याद रखिए, याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहाड़ आएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो छोटा सा आएगा। अरे यार ये फिर से पंगा हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड ही नहीं समझ आ रही बात क्या कह रहा है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको कल स्ट्रीमिंग लेक्चर में भी बताया था, जो बंदा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये बहुत जनरल आइडिया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जनरल आइडिया है। जो बंदा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी पूरी सीरीज हम अगले लेक्चर में लिखेंगे, ठीक है ना, जो बंदा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सोच के देखो ऐसा क्यों हुआ, आज मैं प्रूव करता हूं इसे। देखो जो बंदे ने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी कि उसने ज्यादा रिपल्शन करी, यही हुआ। यहां हम पढ़ के गए हैं कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब इलेक्ट्रॉन देता है रिपल्शन करता है, रिपल्शन करता है तो ऊपर ले जाता है। अब जितना ये ऊपर लेके जाएगा उतना ज्यादा ये डिफरेंस आएगा, जितना ये ऊपर चला जाएगा उतना ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, बिकॉज जितना ज्यादा एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी उतना ज्यादा ही यहां डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा एनर्जी कब बढ़ेगी, जब ज्यादा रिपल्शन होगी। ज्यादा रिपल्शन कब होगी, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने की कोशिश करेगा, मतलब आसानी से, मोर इजीली, बहुत आसानी से देने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, तब रिपल्शन होगी। जब लिगेंड आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तब रिपल्शन होगी, मानते हो ना ये बात। अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा एंड रिपल्शन होगी ज्यादा, ठीक है ना, तो ये डेल ओ आएगा ज्यादा। यानी कि NH3 को देखते हैं, NH3 के पास लोन पेयर है, कैन डोनेट इजीली, सो ये क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 आसानी से लोन पेयर दे सकता है, आसानी से लोन पेयर दे सकता है, तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो आसानी से, देखो NH3 अगर आसानी से लोन पेयर दे देगा, यहां मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, NH3 आसानी से दे देगा, ज्यादा बड़ा सिस्टम आ जाएगा, ज्यादा बड़ा सिस्टम आ जाएगा, तो कौन सी चीज फॉलो होगी यहां पे, ये वाली चीज। लो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फोर्थ कहां भरेगा, यहां पे, फिफ्थ कहां भरेगा, यहां, सिक्स्थ कहां भरेगा, यहां। 6 ही तो थे, 6 ही थे ना, कोई दिक्कत, 6 थे ना। अब इनको कंबाइन करो जरा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे इनको कंबाइन करो जरा, यहां पे इसको रख लो, चलो मैं इसको कंबाइन करता हूं। ये पांचों ऑर्बिटल्स को अगर मैं कंबाइन करके दिखाता हूं तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये कुछ ऐसे नहीं बन गया, 2 ऑर्बिटल हो गए ना खाली, जिसको तुम पीपीटी में सोच रहे थे कि खाली कैसे हुए, आपने बोला ना धक्का लग जाएगा, पीपीटी में हमने बोला पेयरिंग हो जाएगी, बोला ना पीपीटी में हमने बोला पेयरिंग हो जाएगी, देखो हो रखी है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, ठीक है ना। पेयरिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो यहां लिखा हुआ है इफ दिस डिफरेंस इज वेरी मच, अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पूरा भरने के बाद ऊपर जाएगा, पर पहले ये नीचे रह जाएगा। 6 तक नीचे रह गया है, यानी कि ये 3D था, 4s खाली है, 4p खाली है, तो वहां से आया, 2 यहां आ जाएंगे NH3, 1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएंगे। आर यू गेटिंग इट, फाइन। तो ये क्या बन गया है,
वैसे तो CFT हमें नहीं बताता हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, पर ये क्या बन जाएगा D2sp3। अगर हम VBT के साथ कंपेयर करना हो तो D2sp3 क्या बन गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आई ये बात? थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे आगे, ठीक है ना। इसके बारे में और जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, CFT का कॉन्सेप्ट समझेंगे। CFT के ये 3d6 इलेक्ट्रॉन्स थे जो लिगेंड आने पे ऊपर चले जाने चाहिए एनर्जी में, ठीक है ना। उन 6 को मैंने भर के दिखाया है। पहले तो ये जो 6 पांचों के पांचों ऑर्बिटल ऊपर चले गए 6 लिगेंड आने पे, ये 5 के 5 एक जैसे ऊपर नहीं जाने चाहिए, 2 ज्यादा ऊपर जाने चाहिए, 3 कम ऊपर जाने चाहिए, 3 तो नीचे ही रह जाने चाहिए। मतलब फाइन, क्यों? क्योंकि 2 लोग एक्सिस पे हैं, उन्हें लिगेंड डायरेक्ट रिपल्शन कर रहा है, जबकि इनको रिपल्शन नहीं कर रहा। कुछ तो रिपल्शन कर रहा है, हाँ, तो इसीलिए तो इससे तो ऊपर ही बने हैं, ठीक है ना। तो ये इनका वेरी सेंटर आ गया, एवरेज सेंटर, ठीक है ना। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो डेलो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है तो भाई क्या होगा, पेयरिंग होगी, 4th इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, 5th यहीं रह जाएगा, 6th यहीं रह जाएगा, पेयरिंग टेक्स प्लेस 4th इलेक्ट्रॉन D2G में ही रह जाएगा। इनका नाम हमेशा D2G है, इनका नाम हमेशा EG है, 2 वालों का नाम EG है, 3 वालों का नाम D2G है, ठीक है ना। एंड अगर ये डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है तो ये छोटा ही रह जाएगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। पर हमने जो एग्जांपल लिया है CONH36, ठीक है ना, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा बिकॉज NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमें कैसे पता? मैंने एक जनरल आइडिया आपको स्ट्रीमिंग लेक्चर में बहुत ज्यादा दिया था, इसमें भी दे रहा हूं। वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्यों? क्योंकि आज मैं प्रूव भी कर रहा हूं इस चीज को। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो ज्यादा रिपल्शन करते हैं, जो ज्यादा रिपल्शन करते हैं वो ज्यादा बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, और जो ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं उन्हीं को तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहते हैं। जो ज्यादा बड़ा, क्योंकि जितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा ना, इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएंगे। नीचे रह जाना मतलब पेयरिंग हो जाना, ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाना मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाना, नीचे रह जाना मतलब पेयरिंग हो जाना। एंड पेयरिंग करने को ही तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर सकता है पेयरिंग। यही तो बात पड़ी थी बीबीटी में। फाइन, तो ये हो गया है प्रूफ। फाइन, तो ये इस वाली एग्जांपल में ये 6 के 6 आ गए नीचे। अगर मैं इनको कंबाइन करके बनाऊं तो ये बन गया 3D। 4s खाली था, 4p खाली था, वो जो डायग्राम मैंने इरेज करा था उसमें 4s खाली है, 4p खाली है। तो ये 6 ऑर्बिटल्स अमोनिया के लिए हो गए खाली, यहाँ पे 6 अमोनिया आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये D2sp3 बन गया इनर ऑर्बिटल। बाकी चीजें आप निकाल सकते हो कि दिस इज डायमैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CFT। फाइन, कोई भी दिक्कत? इसको एक बार रिकॉल करिए, दोबारा दोबारा पढ़िए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे बना हुआ है काफी ज्यादा कुछ है, ठीक है ना। इसको दोबारा दोबारा से पढ़िए, बना के देखिए। क्लियर? तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूं। इस लेक्चर को 1-2 बार दोबारा से पढ़ना है, ये सारी चीज को कि किस तरीके से ये बना हुआ है। फाइन, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।